हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, हम लोग कर रहे थे बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। पहला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ देखिए। ओके, मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस सब पहले वीडियो में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और आज देखते हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। ओके, स्टार्ट करते हैं। फेयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1, डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए, पहला प्रिंसिपल फेयोल ने बनाया डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट दो। ओके, एक इंसान हर काम नहीं कर सकता है, सब काम नहीं कर सकता है, सीधा बात है। काम बहुत सारा है तो उसको जब हम लोग बांट देंगे तो वो काम आसान हो जाएगा, सही समय पे खत्म होगा। जैसे आप कॉलेज या स्कूल में देखते होंगे, ये सब नो, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ है कि नहीं। काम बटा हुआ है तब जाके काम होता है। कोई ऑफिस में या कोई हॉस्पिटल में काम बट जाएगा तो काम आसान हो जाएगा, काम टाइम पे खत्म होगा। काम नहीं बटेगा, काम ही नहीं होगा। ओके, तो अगर मान लो एक काम है, उसको अलग अलग बांट दिए, ओके, और सही जगह पे सही एम्प्लॉय को आपको क्या बोलते हैं, सही एम्प्लॉय को रिक्रूट कर दिए तो काम आसान हो जाएगा। अब मान लो जिसको अकाउंट्स का नॉलेज, उसको सेल्स में आप डाल दोगे तो फिर वो नहीं सकेगा, ऐसा ना। तो डिवीजन ऑफ वर्क पहला है। डिवीजन ऑफ वर्क रेफर्स टू डिवाइडिंग द वर्क इनटू कॉम्पैक्ट जॉब एंड एलोकेटिंग दिस कॉम्पैक्ट जॉब टू डिफरेंट इंडिविजुअल। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या है? रेफर्स टू डिवाइडिंग द वर्क, वर्क को बांट दो, काम को बांट दो, जॉब को बांट दो और दे दो जिनको जो जिस पे सुटेबल है उसको दे दो, जो जिसके लायक है उसको दे दो। Fair recommend that work of all kind must be divided and allocated as per competency। हाँ, जिसको जो काम आता है, वो अकाउंट्स वाले को सेल्स का काम दोगे तो नहीं होगा, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से। द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट। ठीक है, तो अगर आपको काम अच्छा चाहिए तो आपको काम बांटना होगा और सही इंसान को सही काम देना होगा। मतलब जिसका जिस पे एक्सपीरियंस है, अब एक्सपीरियंस करके आया 5 साल का अकाउंट्स में, आप उसको दे रहे हो काम सेल्स में तो नहीं हो पाएगा, मार्केटिंग में नहीं हो पाएगा। और जो मार्केटिंग में करके आया उसको आप अकाउंट्स का काम तो नहीं कर पाएगा। तो जो जिस लायक है उसको इस तरीके से काम देना है। आगे बढ़ते हैं। ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर देना और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। जैसा ना, तो अगर पावर दे दिया और जिम्मेदारी नहीं दी, जिम्मेदारी दे दिया पावर नहीं दी, फिर नहीं हो पाएगा। अगर मान लो पावर, जैसे मान लो स्टेशनरी का खर्चा, ठीक है, पेटी कैश बुक आप लोगों ने पढ़ा होगा 11 में, ठीक है, अकाउंट्स में। उसका खर्चा मान लो आप दे दिया 1000 रुपया, कि 1000 रुपया है पेटी कैश का खर्चा, मिस्टर ए, ओके, आपको संभालना है। ओके, 1000 रुपया और रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ठीक है, आपको संभालना है, पावर भी दे दिया 1000 का। खर्चा हो रहा है 3000 का, कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा? ये सब लो, बैलेंस नहीं हो रहा है। मान लो पावर दे दिया 4000, 7000 का मान लो, 7 बना देते हैं इसको, और काम है 3000 का ही स्टेशनरी चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा 4000, तो ये तो घपला करेगा। तो ऐसा लो, घपला करेगा ही, नीयत बिगड़ जाती है, कहीं और खर्चा कर लेगा। ये सब। तो फेयोल ने बोला कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना चाहिए, जैसा पावर दो वैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। ओके, अगर ऐसा नहीं होगा तो मिसयूज होगा पावर का, या तो पावर का मिसयूज होगा या तो बेचारा वो काम ही नहीं कर पाएगा, है ना। यहाँ तो पावर का मिसयूज हो रहा है। ये सुनो, ये तो वापस 4000 इसको वापस करना चाहिए था कि भाई 3000 रुपया का ही लगा है, 4000 रुपया वापस ले लो। ये 4000 नहीं कर रहा है, 1000 रुपया घपला कर दिया, 3000 रुपया वापस कर रहा है, सीधा बात है, मिसयूज हो रहा है पावर का। तो ऑथोरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर टू सबऑर्डिनेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी which a subordinate is expected to perform by virtue of his position in an organization। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड, दोनों बराबर एकदम एक साथ चलना चाहिए। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, आप इतना भी लिख सकते हो, ठीक है, काफ़ी है, आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। बहुत ही आसान। डिसिप्लिन। अब ये डिसिप्लिन के बारे में मैं क्या समझाऊँ? आप लोगों ने स्कूल में डिसिप्लिन के बारे में सुन के तो आपका कान पक गया होगा, डिसिप्लिन में रहना। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में सारे वर्कर डिसिप्लिन में रहेंगे, टाइम से आएंगे, टाइम से अपना काम कंप्लीट करेंगे, टाइम से अकाउंटेबिलिटी जिसका जो रहेगा वो पूरा होगा। ये सब ना, जैसे मान लो जिसको जो जिम्मेदारी दिया गया है कि आपका अकाउंटेबिलिटी, आपको ये काम करके ऊपर वाले को
इन्फॉर्म करना है, तो उस अकाउंटेबिलिटी को सीरियसली ले। ये सब तो जिसका जो काम है डिसिप्लिन में रह के अगर किया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। और ये सब हम लोग कर किसके लिए रहे, ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए। तो डिसिप्लिन रेफर्स टू ऑबिडियंस टू रूल एंड रेगुलेशन, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन टॉप लेवल वाले बनाएंगे उसको हमें फॉलो करना है, विच इज नेसेसरी फॉर सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चलिए ये भी इजी है, और डिसिप्लिन तो हर जगह ही चाहिए, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, स्कूल कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे आपका कोई भी कंपनी हो। यूनिटी ऑफ कमांड, अब कमांड मतलब क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि आप अगर ऑर्डर दो जगह से रिसीव करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये सुनो, आप अगर ऑर्डर दो जगह से, मान लो आपका दो बॉस है, पहला बॉस बोला कि जाओ ये वाला जो ये क्या बोला पीपीटी है ये रेडी करके आओ, आप गए रेडी करने जा रहे हो, तब तक दूसरा वाला बोल रहा है कि एक काम करो आप पहले ये एक्सेल शीट रेडी करो। अब आप किसका काम पहले करोगे, ये सर नो, अब आप उसका काम करोगे पहले तो बोलेगा अच्छा मुझे नहीं मानता है बॉस, उसी को मानता है, ये सर नो, तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी। तो एक ही कमांड को फॉलो करना और एक ही जगह से कमांड आना चाहिए, ऑर्डर रिसीव एक जगह से होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपेरियर, एक ही सुपेरियर हो, सुपेरियर मतलब सीनियर, सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर। ओके ये बात आप याद रखना, ये सब की वर्ड्स है, की टर्म है, सबऑर्डिनेट, सुपेरियर, इंडिविजुअल, ये सब गाइडलाइन। सो बात यह है कि आप अगर मान लो स्कूल में हो, एक और एग्जांपल दे देता हूँ, स्कूल में हो, कोई टीचर बोला, आपके मैथ्स के टीचर ने बोला कि जाओ चौक लेके आओ, आप जा रहे हो चौक लेके, नीचे उतर रहे हो, स्टाफ रूम में जा रहे हो, तब तक आपका इंग्लिश टीचर मिल गया, वो बोला है कि जाओ मेरे लिए ये कॉपी लेके आओ जल्दी, स्टाफ रूम में रखा हुआ है। अब आप कौन सा काम पहले करोगे, ये सर ना, पहले कॉपी लेके जाओगे तो उधर वो टीचर बोलेगी कि मैंने बोला, ये सर ना, तो देखना है जी, सीधा बात है, एक ही मालिक होना चाहिए तब काम अच्छे से होगा। If a subordinate receive order from more than one superior, he will be find extremely difficult to decide as to whom has to obey first. सही बात है, किसको ओबे करे पहले, धर्म संकट। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, सब एक टीम है, टीम के तरह ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, मान लो, हाँ ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, सारे टीम जितने भी मेंबर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पूरे, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग में, एचआर वाले, फाइनेंस वाले, सब एकदम एक ही दिशा में जा रहे हैं अचीव करने के लिए, तब सही है, तब ये सही है। पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है ये है, और कुछ लोग एकदम सही दिशा में है, कुछ लोग इधर जा रहे हैं, कुछ लोग उधर जा रहे हैं, कुछ लोग इधर जा रहे हैं, कुछ लोग इधर जा रहे हैं, ऐसे नहीं होने वाला है। ओके, ऐसे नहीं होने वाला है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन implies that there should be one hand and one plan for a group of activity। सही बात है, वन हेड तो हम लोगों ने ऊपर देखा यूनिटी ऑफ कमांड में, और वन प्लान होना चाहिए और सब उसी प्लान को अचीव करने के लिए लग जाए। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, अब ये क्या है, ये लाइन समझ में आ नहीं रहा है, इतना खतरनाक लाइन, खतरनाक कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको पूरा करते करते जो एम्प्लॉय पूरा कर रहा है उसको, सारे एम्प्लॉय लगे उन लोग का भी जो डिमांड है वो भी पूरा हो जाए, ठीक है, उन लोग का भी गोल पूरा हो जाए, सबका अपना भी निजी जिंदगी है। तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल, ऐसा काम करो कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी पूरा हो जाए, अपना गोल भी पूरा हो जाए। जैसे मान लो अगर सेल डिपार्टमेंट लेते हैं, अगर सेल मान लो अगर आपको 100 सेल करना है, 100 यूनिट, अगर 100 यूनिट सेल करना है तो आपको इतना रुपया मिलेगा। अगर जो इंसान 20 यूनिट ज़्यादा सेल कर देगा, 120 कर देगा, तो उसको 20 यूनिट के ज़्यादा मिलेंगे, ये सब ना, कमीशन ज़्यादा मिलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का भी 20 यूनिट ज़्यादा सेल हो गया, जहाँ 100 होता था 120 हो गया, और जो एम्प्लॉई काम में लगा हुआ था वो 20 ज़्यादा किया तो उसके बदले उसको इंसेंटिव वगैरह मिल गया, ये सुनो। तो ये होता है एक तीर से दो शिकार। ओके, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, और ये मान लो ऑर्गेनाइजेशन का है और इसी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय है जो काम कर रहे हैं, उनका भी इंटरेस्ट है, तो उनका भी इंटरेस्ट फुलफिल हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन का भी हो जाए, ऐसा काम करो। तो वैसा काम कब होता है, जब आप किसी को एक्स्ट्रा काम दे दो और उसके बदले उसको एक्स्ट्रा पैसा भी दे दो, काम हो गया, वो काम भी कर लेगा, उसको एक्स्ट्रा पैसा भी मिल गया, ऑर्गेनाइजेशन का काम भी कर गया। कि प्रोडक्शन करना है
मान लो एक दिन में 100 यूनिट प्रोडक्शन करना है, जो 120 करेगा उसको एक्स्ट्रा 20 का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, हो गया। जिसको ऑर्गेनाइजेशन को जो एम्प्लॉय करना चाहेगा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, वो अपना काम भी कर लेगा और ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ना, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल मस्ट प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल और एम्प्लॉय। इन एन ऑर्गेनाइजेशन एवरी इंडिविजुअल हैज़ हिज ओन इंटरेस्ट। हर ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल का अपना अपना भी तो इंटरेस्ट होता है, अपना अपना भी तो गोल होता है, वो भी तो कुछ सोच के काम कर रहा है। दिस प्रिंसिपल डिमांड एट ईच इंडिविजुअल शुड सेक्रीफाइस हिज पर्सनल इंटरेस्ट फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ऐसा ना हो कि अपना पर्सनल इंटरेस्ट ही खो बैठे, ठीक है, उसको भी देखना है। रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है? सैलरी। ओके, तो सैलरी, काम अगर जितना कराओ, पता नहीं सैलरी, काम पूरा मतलब पागल जैसा काम कराए जा रहे हो, सैलरी अच्छा दे नहीं रहे हो, टाइम पे नहीं दे रहे हो, तो वैसा नहीं होगा। अगर आप नहीं दे सकते तो पहले ही वादा मत करो। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ओवरऑल पे एंड कॉम्पेंसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉइज एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसा भी नहीं है कि एम्प्लॉइज को 50,000 मान लो मिल रहा है या 1 लाख मिल रहा है, ठीक है, और उस हिसाब से वो काम भी कर रहा है, तब तो ठीक है। पता चला कि मिल रहा है इतना, काम नहीं कर रहा, तो दोनों तरफ ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ओके, एम्प्लॉइज को भी ध्यान रखना है कि हाँ मुझे इतना मिल रहा है तो मुझे इतना करके देना है। ओके, तो दो तरफा होता है कोई भी चीज। द रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड फेयर टू एवरीबडी। एम्प्लॉइज शुड बी पेड फेयर वेजेस which should give them at least a reasonable standard of living। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है ये तो, एक्चुअली सारे ही आसान है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये भी थोड़ा आपको लगेगा ये क्या नया वर्ड है। ओके, तो सेंट्रलाइजेशन जैसे मान लो कोई भी चीज एग्जांपल के साथ, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। सेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया सारे पावर टॉप लेवल पे, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया सारे पावर लोअर लेवल, मतलब 100%। तो ये तो दिक्कत हो जाएगा ना, सेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो सारा मतलब मान लो सारा पावर की मुझसे पूछ के करना। टॉप लेवल वाले बोल रहे पूरा 100% सेंट्रलाइजेशन मान लो कि मुझसे पूछ के ही आपको कुछ करना होगा। चाय पीने जा रहे हो, हेलो सर चाय पी ले, तो 50 बार दिन भर में चाय, इतने सारे एम्प्लॉई है तो पागल हो जाएगा, है कि नहीं। टॉप लेवल वाले सीईओ मतलब हर काम के लिए लोअर लेवल वाले या मिडिल लेवल वाले ऊपर ही पूछ रहे हैं, तो ये भी दिक्कत है। जिससे वो अपना काम कब करेंगे, स्ट्रेटेजीज कब बनाएंगे, एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट कब करेंगे, मतलब बहुत सारे काम होते हैं ये सुनो। तो पूरा सेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना है और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सारा काम दे दो, ये भी दिक्कत है। तो जो मेन काम है, पॉलिसीज मैं बनाऊंगा, टॉप लेवल वाले, ओके, फंडिंग मैं करूंगा, टॉप लेवल वाले करेंगे। तो कुछ काम टॉप लेवल पे, कुछ काम मिडिल लेवल पे, कुछ काम लोअर लेवल पे, तो वैसे होता है। पता चला कि सारा काम टॉप लेवल वाले ही करेंगे, हर कोई भी एक छोटा सा 1% का भी काम है तो आपको पूछ के करना होगा, तो दिक्कत है। और सारा काम अगर पूरा दे दो, अगर पॉलिसी बनाना है, फंडिंग भी करना है, कहाँ से करेंगे ये लोग, ये सुनो, फंडिंग कहाँ से करेंगे, ये सुनो। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है, ये भी आसान है। एक चेन होता है, ओके, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन होता है। ओके, कैसा, जैसे मान लो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ओके, एक काम करते हैं, टॉप लेवल इसको कर देते हैं, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, वर्कर। नीचे वर्कर होते हैं, आपको मैंने समझाया चैप्टर 1 में, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल। अब कोई अगर बात टॉप लेवल तक पहुंचानी है तो एक सिस्टम होता है, वर्कर का कोई बात अगर टॉप लेवल तक पहुंचानी है तो ये डायरेक्ट नहीं जा सकता। ये पहले इसको बताएगा, फिर ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा। ओके, ऐसे चलता है। इधर भी ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा। मान लो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है। ओके, तो इस तरीके से चलता है। लेकिन अगर इन केस बहुत ही अर्जेंट है, ओके, आग लग गया, मान लो कंपनी में आग लग गई, तो ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, तब तक तो पता चल रहा कंपनी साफ। ओके, तो इस केस में गैंग प्लैंक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्या, गैंग प्लैंक, किसको, क्यों,
जैसे मान लो लोअर लेवल, ये दोनों एक दूसरे को जाके बता सकते हैं कि कोई एकदम इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट को देना है, तो ये ऐसा नहीं, ये सीधा जाके अपने सेम लेवल वालों से बात कर सकता है। ओके, सेम लेवल वालों से। अब ये इसको नहीं करेगा। ओके, जैसे मान लो टॉप लेवल, मिडल, लोअर, वर्कर, लोअर, मिडल, ये इधर करेगा, लेकिन ये ऐसे नहीं जा सकता है। ओके, सेम लेवल पे होना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव ए चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट। However, in case of urgency, fuel permitted a shortcut in the chain known as gangplank। ठीक है, शॉर्टकट क्या है? गैंगप्लैंक। सेम लेवल पे होना पड़ेगा। ठीक है, अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉय ऑफ द सेम लेवल, सेम लेवल पे होगा तो हो जाएगा काम। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्केलर चेन, ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? ऑर्डर देना नहीं, ऑर्डर का मतलब हो गया सही चीज़ सही जगह पे रखना। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर एम्प्लॉइज़ का अपना जगह है। मान लो किसी से मिलना है और ढूंढ रहा है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पूरा कि कहाँ है, कहाँ बैठे हैं सर, कहाँ बैठे हैं। अरे सबका एक जगह है, एक रूम है, नाम लिखा हुआ है। हाँ, एक बार में पता चल जाए कि हाँ ये वहाँ मिल जाएंगे आपको। या फिर कोई मशीन है या कोई टूल्स है, हर चीज़ का एक प्रॉपर जगह होता है, चाहे वो मशीन हो, टूल्स हो, या फिर कोई एम्प्लॉय हो, कोई फाइल हो, कोई कुछ भी हो। ओके, तो ऑर्डर सही ऑर्डर पे होता है ना, सही ऑर्डर पे प्लेस किया जाए। According to Fayol, people and material must be in a suitable place at appropriate time for maximum efficiency। पता चला कि ढूंढने में ही समय पूरा बीत गया। पता चला कि कोई काम है, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट जाना है, ये डिपार्टमेंट में गया, ढूंढ रहा, मिला नहीं, 2 घंटा खत्म। ओके, ऐसा नहीं चलेगा। एकदम सही जगह पे सही चीज़ रहेगा तो जाके एक बार में मिल जाएगा। इक्विटी का मतलब कोई भेदभाव नहीं करना है, चाहे रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स, बिलीफ और नेशनलिटी, कोई भी भेदभाव नहीं करना है। सारे एम्प्लॉय हमारे अच्छे, चाहे वो वर्कर छोटे लेवल के हो, चाहे मिडिल लेवल के हो, चाहे लोअर लेवल के हो, हर इंसान बराबर है। हर इंसान अपने तरीके से मेहनत कर रहा है, जैसा उसको सैलरी मिल रहा है वैसा कर रहा है, तो भेदभाव नहीं करना है। फिर है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मतलब इसका 2 चीज़ है। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय है, आज आया, न्यूली ज्वाइन किया कंपनी में, फिर आपने देखा कि 2 दिन दिया, अरे अच्छा काम नहीं कर रहा, निकालो इसको, दूसरा लाओ, अरे ये भी अच्छा काम नहीं कर रहा, निकालो इसको, तीसरा लाओ। ऐसे नहीं करना है। अरे उसको मौका तो दो, थोड़ा सीखने तो दो, नया नया आया है। अब उल्टा सोचो, कंपनी में कोई एम्प्लॉय गया, 2 महीना काम किया, ये देखा कि 5 दिन अच्छा नहीं लग रहा, वो भी चेंज कर लिया। आपको खुद से भी नहीं चेंज करना। अरे टिको तो, स्टेबल तो रहो। कंपनी को भी नहीं सोचना है कि यार 2 दिन में क्या कुछ नहीं कर रहा, निकाल दो इसको। या और एम्प्लॉय को भी नहीं सोचा है, मन नहीं लग रहा है 2 दिन या 4 दिन। अरे 2-4 दिन, 5 दिन, महीना, 2 महीना में कुछ नहीं होता है। साल भर, 2 साल, 3 साल अगर आप टिक जाते हो एक कंपनी में, तब आपका अच्छा CV बनता है, अच्छा रेज्यूमे भी बनता है, आपका अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है, तब आप कहीं जाओगे तो आपको रख लेगा। तो टेन्योर जो है वो अच्छा होना चाहिए। इनिशिएटिव का मतलब होता है, जैसे मान लो मीटिंग चल रहा है, ओके, उसमें लोअर लेवल का मीटिंग है या मिडिल लेवल का मीटिंग है, बहुत लोग बैठे हुए हैं, वर्कर भी बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ आइडिया वर्कर के दिमाग में भी ऐसा आ जाएगा जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ओके, तो आपको इस तरीके से काम करना है, मतलब आपको बोलना है कि अरे मोटिवेट करना है, आप भी बताओ, आपका कुछ आइडिया हो तो आप भी बताओ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्कर शुड बी एनकरेज्ड एंड गिवन an opportunity to take some initiative in making and executing of plan। तो Fayol suggested that employee at all levels should be encouraged to take initiative work related matter। तो काम के रिलेटेड सबको अपना अपना एक बार चांस दो कि हाँ आप भी देखिए, आप अपने तरीके से देखिए। गाइडलाइन भी है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उससे आप देख सकते हो, बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। ओके, एस्प्रिट द क्रॉप। एस्प्रिट द क्रॉप क्या है? ये बहुत नाम सुन के अजीब सा लग रहा है, ऐसा ना, अजीब कुछ नहीं है। टीम वर्क। आई नहीं होगा यूज, वी, हम कर सकते हैं, मैं ही कर सकता हूँ, ऐसा नहीं करना है। मैंने किया, आज प्रोडक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने किया। आज सेल्स अच्छा हो रहा है, मैंने किया। मतलब मान लो मैनेजर है, ओके,
वो सोचता है कि सब मैंने किया, ये भी नहीं चलेगा भाई। वर्कर ने किया, लेबर ने किया, लोअर लेवल ने किया, सब ने मिल के किया है। वी सॉरी, ये तो गलती से ये आ गया। ओके, तो प्रोडक्शन ऑफ टीम, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। टीम का फुल फॉर्म क्या है? टुगेदर एवरीवन अचीव मोर वर्क एंड रिक्वायर फुल सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ ऑल मैनेजर। ए मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी। आई को रिप्लेस करके वी लगाओ। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड टेक रेस्पॉन्सिबल स्टेप टू डेवलप ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। सीधा बात है, देखिए हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं ना, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसके पहले मैनेजमेंट, सबका एक ही बात है, ग्रुप वर्क, टीम वर्क। एक इंसान कुछ नहीं कर सकता अकेला, ना एक इंसान अकेला हॉस्पिटल चला सकता, ना एक इंसान अकेला देश चला सकता, ना एक इंसान अकेला क्रिकेट क्या टीम को जिता सकता। एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, सीधा बात है, ये सब टीम वर्क होता है ऐसा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और एस्पिरिट डी क्लब का मतलब टीम वर्क है। आप लोग ये ले लेना, क्या बोलता है स्क्रीनशॉट, मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। सही बात है, इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। बहुत ही आसान, मैंने जो लिखा है बहुत ही आसान, और मैं बार बार बता रहा हूँ, संदीप गर्ग एंड पूनम गांधी, दो बुक को मिक्स करके मैंने नोट्स बनाया है, आपको बहुत ही ईजी लगेगा। और मैंने ये पहले भी कहा है कि बिजनेस स्टडीज़ में आपको लिखना होगा थोड़ा। अब आप सोचोगे कि मैं सिर्फ पॉइंट लिख के आ जाऊँगा, तो नहीं होगा। ओके, आपको थोड़ा 2 लाइन 4 लाइन 2 लाइन भी तो लिखना होगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योर्ड। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी